कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर कदम, हर सांस, हर विचार पहले से ही लिखा हुआ है। जहां आपकी हर पसंद, हर निर्णय, हर भावना किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्धारित है। अब सोचिए, अगर ये सच है तो फिर आप कौन हैं? आपकी स्वतंत्रता कहाँ है? आपका चुनाव कहाँ है? ये सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये वो प्रश्न है जो हमारे अस्तित्व की जड़ों को हिलाता है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटकर अपने दिन के बारे में सोचते हैं, तो क्या वो सब वास्तव में आपकी पसंद थी, या फिर आप सिर्फ एक कठपुतली की तरह नाच रहे थे जिसकी डोरियां किसी और के हाथ में थी? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को सुलझाने की कोशिश करती है। यह है स्वतंत्र इच्छा और नियति के बीच का शाश्वत संघर्ष। ये वो प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को परेशान किया है। सुकरात से लेकर आज के न्यूरोसाइंटिस्ट तक हर किसी ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन ये सिर्फ एक बौद्धिक खेल नहीं है। ये प्रश्न हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। जब आप किसी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, जब आप भविष्य की योजना बनाते हैं, इन सभी स्थितियों में ये मान्यता छुपी होती है कि आपके पास चुनाव है। लेकिन क्या वास्तव में है? आइए शुरुआत करते हैं उस मूलभूत समस्या से जो इस पूरी बहस का केंद्र है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो चुनाव किसका है? और दूसरी तरफ, अगर चुनाव वास्तव में स्वतंत्र है तो कारणों का क्या स्थान है? ये प्रश्न इतना सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखें तो ये हमारे अस्तित्व की जड़ों को हिला देता है। इस प्रश्न को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इस क्षण अपना दाहिना हाथ उठाइए। क्या आपने ये किया? अच्छा, अब सोचिए ये निर्णय कहां से आया? क्या ये वास्तव में आपका स्वतंत्र चुनाव था, या फिर ये मेरे सुझाव, आपके न्यूरॉन्स की गतिविधि और उस समय के हार्मोन्स का परिणाम था? जब आप सुबह उठकर चाय या कॉफी के बीच चुनाव करते हैं, तो क्या ये वास्तव में आपका चुनाव है, या फिर ये आपके जीन्स, आपके बचपन के अनुभवों, आपके मूड और उस समय के हार्मोन्स का परिणाम है? शायद आपको लगता है कि आप सोच समझकर चुन रहे हैं, लेकिन क्या ये सोच-बूझ भी पहले से निर्धारित नहीं है? ये सवाल सिर्फ दार्शनिक बहस नहीं है, ये हमारी पहचान का मामला है। अगर हमारे पास वास्तव में चुनाव नहीं है, तो फिर हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ जटिल मशीनें हैं जो सोचती हैं कि वे सोच रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और भी है? स्वतंत्र इच्छा को समझने के लिए हमें पहले कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को समझना होगा। पहला अंतर है इच्छा और निर्णय के बीच का। इच्छा वो है जो आपके मन में आती है, जैसे मिठाई खाने की इच्छा। ये अचानक से आती है, बिना किसी प्रयास के। आप बैठे हैं और अचानक से आपको गुलाब जामुन की याद आ जाती है। ये इच्छा कहाँ से आई? क्या आपने इसे बुलाया था? लेकिन निर्णय वो है जब आप वास्तव में मिठाई खाने का फैसला करते हैं या नहीं करते। यहां आपको लगता है कि आप तौल रहे हैं स्वाद का आनंद बनाम स्वास्थ्य की चिंता। आप विकल्पों के बीच झूलते हैं, फिर एक निर्णय पे पहुंचते हैं। लेकिन क्या ये तौलना भी पहले से तय नहीं है? दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है चुनाव और नियंत्रण के बीच का। आप चुन सकते हैं कि क्या करना है, लेकिन क्या आपका उस परिणाम पर पूरा नियंत्रण है? आप तय कर सकते हैं कि आज व्यायाम करेंगे, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप वास्तव में करेंगे? कितनी बार आपने सोचा है कि कल से डाइट शुरू करूंगा, लेकिन फिर अगले दिन वही पुराना पैटर्न दोहराया है? यह अनुभव हमें दिखाता है कि हमारा चुनाव और हमारा नियंत्रण दो अलग चीजें हैं। हम चुन सकते हैं, लेकिन हमेशा उस चुनाव को लागू नहीं कर सकते। ये सीमा हमें क्या बताती है? क्या ये दिखाती है कि हमारी स्वतंत्रता आंशिक है? सबसे दिलचस्प बात है मैं चुन रहा हूं का पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको लगता है कि आपका चुनाव है। आप महसूस करते हैं कि आप विकल्पों के बीच तौल रहे हैं, सोच रहे हैं और फिर एक निर्णय पे पहुंच रहे हैं। ये एक्सपीरियंस इतना वास्तविक लगता है कि इसे नकारना असंभव सा लगता है। इस एक्सपीरियंस में कई परतें हैं। पहली परत है विकल्पों को देखना। जब आप रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते हैं
तो आपको लगता है कि आपके सामने कई विकल्प हैं। आप पास्ता भी ले सकते हैं, पिज्जा भी, सलाद भी। ये फीलिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत मजबूत होती है। दूसरी परत है विकल्पों के बीच तुलना करना। आप सोचते हैं पास्ता स्वादिष्ट है लेकिन हैवी है, पिज्जा अच्छा है लेकिन ऑयली है, सलाद हेल्दी है लेकिन बोरिंग है। ये मानसिक प्रक्रिया आपको लगती है कि आप एक्टिव रूप से निर्णय ले रहे हैं। तीसरी परत है अंतिम चुनाव का मोमेंट। वो क्षण जब आप कहते हैं मैं पास्ता लूंगा। इस क्षण में आपको लगता है कि आपने एक डिसाइसिव एक्शन लिया है। आप फील करते हैं कि ये आपका निर्णय है। लेकिन क्या ये अनुभव सच्चा है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमारा दिमाग हमें देता है? ये वो सवाल है जो हमें नियति की अवधारणा की तरफ ले जाता है। नियति को समझने के लिए इसे कारणों की एक श्रृंखला के रूप में देखना होगा। हर घटना, हर निर्णय, हर परिस्थिति किसी न किसी कारण से होती है और वो कारण भी किसी और कारण का परिणाम होता है। इस तरह एक अनंत श्रृंखला बनती है जो अतीत से भविष्य तक फैली हुई है। इस श्रृंखला को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आप आज शाम को एक फिल्म देखने का फैसला करते हैं। यह निर्णय कहां से आया? शायद आपका दिन स्ट्रेसफुल था और आपको रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन यह स्ट्रेस कहां से आया? शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम कहां से आई? शायद किसी कोलीग ने कोई गलती की। उस गलती का कारण क्या था? और इस तरह यह चेन पीछे की तरफ चलती जाती है। इस श्रृंखला में कई तत्व शामिल हैं। पहला है भाग्य। वे घटनाएं जो बिल्कुल अप्रत्याशित लगती हैं, जैसे किसी खास व्यक्ति से मिलना, कोई दुर्घटना या अचानक मिलने वाला अवसर। लेकिन क्या ये घटनाएं वास्तव में रैंडम हैं या फिर इनके भी कारण हैं जो हमें दिखाई नहीं देते? जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो जाती है, तो आप कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो इस मुलाकात के पीछे भी कारणों की एक लंबी श्रृंखला है। आपका उस ट्रेन में होना, उस समय पर, उस सीट पर, ये सब भी कई कारणों का परिणाम है। दूसरा है प्रकृति। आपके जीन्स, आपकी शारीरिक बनावट, आपकी प्राकृतिक प्रवृत्तियां, ये वे चीजें हैं जो आपको जन्म से मिली हैं। आपकी हाइट, आपका कंप्लेक्शन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सब आपकी पसंद नहीं थी, लेकिन ये आपके जीवन को कैसे शेप करती हैं, ये बहुत गहरा है। एक टॉल व्यक्ति को दुनिया अलग तरीके से दिखती है। उसे क्राउड में अलग एक्सपीरियंस होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। लोग उसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये सब उसकी पर्सनालिटी और चॉइसेस को प्रभावित करता है, लेकिन उसने अपनी हाइट को चुना नहीं था। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है परिस्थितियां। ये वे स्थितियां हैं जिनमें आप पैदा हुए, जिनमें आप बड़े हुए और जिनका आप रोज सामना करते हैं। इन परिस्थितियों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली है जन्म। आप कहां पैदा हुए, किस परिवार में, किस समय में, किस कल्चर में। आपका जन्म स्थान, आपके माता पिता, आपका सामाजिक वर्ग, ये सब आपकी पसंद नहीं थी, लेकिन इन्होंने आपके जीवन की दिशा तय कर दी। अगर आप मुंबई में एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके चैलेंजेस, आपकी वर्ल्ड व्यू सब कुछ अलग होगी उस व्यक्ति से जो राजस्थान के एक छोटे गांव में फार्मर के घर पैदा हुआ। दोनों के सपने अलग होंगे, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, दोनों के सॉल्यूशंस भी अलग होंगे। ये सिर्फ इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात नहीं है। आपके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी, उनकी वैल्यूज, उनके ट्रॉमास, उनकी अचीवमेंट्स, ये सब आप पर गहरा असर डालता है। एक कॉन्फिडेंट फादर का बच्चा अलग तरीके से दुनिया को देखता है। एक एंग्शियस मदर के पैटर्न्स बच्चे में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरी है शरीर। आपका कद, आपका रंग, आपकी शारीरिक क्षमताएं, आपके हार्मोन्स, आपका दिमाग, ये सब आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एक लंबा व्यक्ति दुनिया को अलग नजरिए से देखता है एक छोटे व्यक्ति के मुकाबले। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है। आपके ब्रेन केमिस्ट्री का भी गहरा प्रभाव है। अगर आपका सेरोटोनिन लेवल कम है तो आप नेचुरली पेसिमिस्टिक होंगे। अगर आपका डोपामिन सिस्टम अलग तरीके से काम करता है तो आपकी मोटिवेशन पैटर्न्स अलग होंगी।
हाल की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हमारे निर्णय लेने से पहले ही हमारे ब्रेन में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड पहले डिसाइड करता है, फिर हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ उसे जस्टिफाई करता है। ये डिस्कवरी बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि हमारा कॉन्शियस चॉइस एक इल्यूजन है। तीसरी है समाज। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका समुदाय, आपकी शिक्षा, आपकी संस्कृति, ये सब आपकी मान्यताओं, आपके मूल्यों और आपके व्यवहार को आकार देते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं, जो खाना खाते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, ये सब समाज की देन है। भाषा का प्रभाव बहुत गहरा है। अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ भाषाओं में टाइम के लिए अलग वर्ड्स हैं, कुछ में इमोशंस के लिए ज्यादा प्रिसाइज टर्म्स हैं। ये सब आपकी थिंकिंग को शेप करता है। आपके दोस्तों का सर्कल भी आपको बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके सभी दोस्त एम्बिशियस हैं, तो आप भी नेचुरली एम्बिशियस बनते हैं। अगर वे रिलैक्स्ड हैं, तो आप भी उस डायरेक्शन में जाते हैं। ये पीयर प्रेशर नहीं है, ये सटल इन्फ्लुएंस है जो आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। चौथी है समय। आप किस युग में जी रहे हैं? क्या तकनीक उपलब्ध है? क्या राजनीतिक स्थिति है? क्या आर्थिक परिस्थितियां हैं? अगर आप 100 साल पहले पैदा हुए होते तो आपका जीवन बिल्कुल अलग होता। आज के डिजिटल एज में पैदा हुए बच्चों की थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। उनके लिए इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल है, उनकी अटेंशन स्पैन अलग हैं, उनके सोशल इंटरैक्शंस अलग हैं। ये सब उनकी पर्सनैलिटी और चॉइसेस को प्रभावित करता है। कोविड पैंडेमिक ने भी दिखाया कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हमारी चॉइसेस को कैसे लिमिट करती हैं। अचानक से हमारे सभी प्लान्स बदल गए, हमारी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गईं, हमारे रिलेशनशिप्स का नेचर बदल गया। ये सब हमारी चॉइस नहीं थी, लेकिन इसने हमारे लाइफ ट्रैजेक्टरी को कंप्लीटली बदल दिया। अब जब हमने नियति के इन सभी तत्वों को समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि निर्धारणवाद का तर्क क्या कहता है। निर्धारणवाद का मूल सिद्धांत यह है कि हर घटना का एक कारण होता है, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। यह सिद्धांत भौतिक विज्ञान में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक गेंद तभी हिलती है जब कोई उसे धक्का देता है। पानी तभी उबलता है जब तापमान 100 डिग्री तक पहुंचता है। हर भौतिक घटना के पीछे स्पष्ट कारण होते हैं। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। लेकिन क्या यही नियम मानवीय निर्णयों पर भी लागू होता है? निर्धारणवादी कहते हैं कि हाँ, उनके अनुसार आपका हर निर्णय भी किसी न किसी कारण का परिणाम है। आपके न्यूरॉन्स की गतिविधि, आपके हार्मोन्स का स्तर, आपकी यादें, आपके अनुभव, ये सब मिलकर आपके निर्णय को निर्धारित करते हैं। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। जब कोई सिचुएशन आती है तो ये कंप्यूटर विभिन्न इनपुट्स को प्रोसेस करता है। आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके करंट इमोशनल स्टेट, आपके फिजिकल कंडीशन, अवेलेबल ऑप्शंस, और फिर एक आउटपुट देता है जो आपका डिसीजन है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर काम करता है। वो सभी पॉसिबल मूव्स को एनालाइज करता है, हर मूव के कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट करता है और फिर बेस्ट मूव चूज करता है। लेकिन हम नहीं कहते कि कंप्यूटर चूज कर रहा है, वो सिर्फ अपने प्रोग्राम के अनुसार कैलकुलेट कर रहा है। अगर ये सच है तो फिर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर कारण पहले से तय हैं, तो निर्णय कैसे मुक्त हो सकते हैं? यदि आपके दिमाग की हर गतिविधि, हर रासायनिक प्रक्रिया पहले से निर्धारित है, तो आपका चुनाव कहां है? यह क्वेश्चन बहुत अनकंफर्टेबल है। इसका मतलब यह है कि जब आप सोचते हैं कि आप डिसाइड कर रहे हैं, तो वास्तव में डिसीजन ऑलरेडी हो चुका होता है। आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ चूजिंग सिर्फ एक इल्यूजन है, एक स्टोरी जो आपका ब्रेन आपको बताता है। रीसेंट न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि ब्रेन एक्टिविटी में चेंजेस होते हैं डिसीजन लेने से पहले, और ये चेंजेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या चूज करेगा। ये सजेस्ट करता है कि अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पहले डिसाइड करती हैं, फिर कॉन्शियस माइंड को पता चलता है। ये सवाल हमें कठोर निर्धारणवाद की तरफ ले जाता है। कठोर निर्धारणवाद एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दर्शन है जो कहता है कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। इसके अनुसार हम सिर्फ जैविक और सामाजिक मशीनें हैं।
इस दृष्टिकोण के अनुसार जब आप सोचते हैं कि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो वास्तव में आपका दिमाग सिर्फ एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। ये विभिन्न इनपुट्स, आपकी यादें, आपकी भावनाएं, आपके हार्मोन्स, आपके न्यूरॉन्स की गतिविधि को प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है जो आपका निर्णय है। जैसे एक कैलकुलेटर में आप 2 और 2 डालते हैं तो वो 4 का जवाब देता है, वैसे ही आपका दिमाग भी विभिन्न कारकों को मिलाकर एक निर्णय का आउटपुट देता है। कैलकुलेटर को लगता नहीं कि वो चुन रहा है, वो सिर्फ अपने प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। कठोर निर्धारणवादियों के अनुसार हम भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। हमारा प्रोग्राम हमारे जीन्स, हमारे अनुभवों और हमारे वातावरण से बनता है, और जब कोई स्थिति आती है तो हम अपने प्रोग्राम के अनुसार रिएक्ट करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हैबिट्स, आपकी प्रेफरेंसेस, ये सब भी प्रोग्राम्ड है। जब आप कहते हैं कि आपको चॉकलेट पसंद है तो ये प्रेफरेंस भी आपकी चॉइस नहीं है, ये आपके जीन्स, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके ब्रेन केमिस्ट्री का रिजल्ट है। ये विचार बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। अगर ये सच है तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हम सिर्फ मशीनें हैं तो फिर हमें किसी काम की सजा या इनाम क्यों मिलना चाहिए? अगर एक अपराधी सिर्फ अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार काम कर रहा है तो क्या उसे दंड देना उचित है? ये मॉरल और लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो फिर जस्टिस सिस्टम का क्या मतलब है? क्या हम किसी को पनिश कर सकते हैं उस चीज के लिए जिस पर उसका कंट्रोल नहीं था? लेकिन हार्ड डिटर्मिनिस्ट्स का जवाब यह है कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड भी कॉजल चेन का हिस्सा है। जब हम किसी को पनिश करते हैं तो ये उसके और दूसरों के फ्यूचर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ये सोशल कंडीशनिंग का पार्ट है जो ओवरऑल सिस्टम को मेंटेन करता है। दूसरी तरफ ये दृष्टिकोण कुछ राहत भी दे सकता है। अगर आपने कोई गलती की है तो शायद ये पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है, आप सिर्फ अपनी परिस्थितियों का शिकार हैं। ये सोच आपको अपने आप के साथ अधिक दयालु बना सकती है। जब आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचते हैं और गिल्ट फील करते हैं तो ये पर्सपेक्टिव आपको रिमाइंड करता है कि उस टाइम पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इमोशनल स्टेट था, जो सर्कमस्टेंसेस थे, उन सब को देखते हुए आपका डिसीजन इनएविटेबल था। ये सेल्फ कंपैशन डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। बहुत से लोग अपनी फेलियर्स के लिए खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके डिसीजन भी कॉजल फैक्टर्स का रिजल्ट है तो आप अपने साथ अधिक जेंटल हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना सरल है? क्या हम वास्तव में सिर्फ मशीनें हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ और भी है? ये सवाल आज भी खुला है। न्यूरोसाइंस के नए शोध इस बहस में नए आयाम जोड़ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में निर्णय लेने से पहले ही गतिविधि शुरू हो जाती है, यानी हमारा अचेतन मन पहले निर्णय ले लेता है और फिर हमारा चेतन मन सिर्फ उसे जस्टिफाई करता है। अगर ये सच है तो फिर हमारा चेतन चुनाव सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इतना सरल नहीं है। हमारा दिमाग इतना जटिल है कि शायद उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। क्वांटम फिजिक्स की अनिश्चितता शायद हमारे न्यूरॉन्स में भी मौजूद है। कुछ नई स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ब्रेन एक्टिविटी जो डिसीजन से पहले होती है वो एक्चुअल डिसीजन नहीं है, बल्कि रेडीनेस है, एक प्रिपरेशन स्टेट है। ये वैसा ही है जैसे आप रेस के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी डिसाइड कर सकते हैं कि रन करना है या नहीं। इस बहस का कोई आसान जवाब नहीं है। शायद सच्चाई कहीं बीच में है। शायद हम ना तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और ना ही पूरी तरह से निर्धारित। शायद हमारी स्वतंत्रता सीमित है, लेकिन फिर भी वास्तविक है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह हो सकता है। कुछ डिसीजंस में हमारी फ्रीडम ज्यादा होती है, कुछ में कम। जब आप काम हैं, वेल रेस्टेड हैं और सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो शायद आपकी चॉइस ज्यादा फ्री होती है। लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड हैं, टायर्ड हैं या इमोशनल हैं तो आपकी चॉइस ज्यादा डिटरमिन्ड होती है। या फिर शायद ये सवाल ही गलत है। शायद स्वतंत्र इच्छा और निर्धारणवाद के बीच कोई विरोध नहीं है। शायद दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। ये संभावना भी है कि हमारी भाषा और हमारी सोच इस जटिल वास्तविकता को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। शायद हमें एक नया फ्रेमवर्क चाहिए।
शायद फ्री और डिटर्मिन्ड की बाइनरी थिंकिंग ही प्रॉब्लम है। रियलिटी शायद इतनी न्यूआंस्ड है कि ये सिंपल कैटेगरीज में फिट नहीं होती। कुछ फिलोसफर्स सजेस्ट करते हैं कि हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचना चाहिए। हमारी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। हम अपनी कंस्ट्रेंट्स के अंदर चॉइसेस बना सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक बर्ड केज में फ्री है फ्लाई करने के लिए, लेकिन केज की बाउंड्रीज के अंदर। ये पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल भी है। ये एक्नॉलेज करता है कि हमारी चॉइसेस लिमिटेड हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि हमारे पास कुछ एजेंसी है। हम अपनी सर्कमस्टांसेस को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ कैसे डील करते हैं ये हमारे हाथ में है। जो भी हो, ये बहस हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, हमारे अस्तित्व की जटिलता। हम ना तो सिर्फ मशीनें हैं और ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र देवता। हम कुछ और हैं, कुछ ऐसा जो इन दोनों के बीच में है। हमारी आइडेंटिटी इसी कॉम्प्लेक्सिटी में है। हम साइमल्टेनियसली वल्नरेबल हैं और पावरफुल भी हैं। हम अपनी पास्ट से शेप्ड हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को शेप भी कर सकते हैं। हम अपनी बायोलॉजी के स्लेव्स हैं, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस के मास्टर्स भी हैं। शायद यही हमारी सुंदरता है। हम एक साथ निर्धारित भी हैं और स्वतंत्र भी। हम अपनी परिस्थितियों के शिकार भी हैं और अपने भाग्य के निर्माता भी। ये विरोधाभास ही हमें इंसान बनाता है। ये पैराडॉक्स हमारे लिटरेचर में, हमारी आर्ट में, हमारे रिलेशनशिप्स में दिखाई देता है। हम एक साथ हेल्पलेस भी फील करते हैं और एम्पावर्ड भी। हम अपनी लिमिटेशंस को कर्स करते हैं, लेकिन अपनी पॉसिबिलिटीज को सेलिब्रेट भी करते हैं। अंत में, चाहे स्वतंत्र इच्छा वास्तविक हो या भ्रम, हमें अपने जीवन को जीना है। हमें निर्णय लेने हैं, जिम्मेदारियां उठानी हैं और अपने कर्मों के परिणाम भुगतने हैं। ये अनुभव, चाहे वो वास्तविक हो या भ्रम, हमारे लिए सच है। हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे वर्क में, हमारी क्रिएटिविटी में हम डेली बेसिस पे चॉइसेस बनाते हैं। ये चॉइसेस हमारी लाइफ को शेप करती हैं। चाहे ये चॉइसेस अल्टीमेटली डिटर्मिन्ड हों या फ्री, इनका इम्पैक्ट रियल है। तो आइए इस रहस्य को अपनाते हैं। आइए अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी संभावनाओं को भी पहचानते हैं। आइए विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि हमारे पास कुछ शक्ति है। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंप्लीटली डिटर्मिन्ड हैं मान लें तो हम पैसिव हो जाते हैं। अगर हम कंप्लीटली फ्री हैं मान लें तो हम एरोगेंट हो जाते हैं। ट्रुथ शायद बीच में है। हम लिमिटेड फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। यही है मानव अस्तित्व का सुंदर विरोधाभास। हम एक साथ कमजोर भी हैं और शक्तिशाली भी, निर्धारित भी हैं और स्वतंत्र भी। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कॉम्प्लेक्सिटी ही हमें यूनिक बनाती है। यही हमारी ह्यूमैनिटी का एसेंस है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को परेशान करता आया है। क्या हमारे पास वास्तव में स्वतंत्र इच्छा है, या फिर हमारा जीवन पहले से तय किस्मत के अनुसार चलता है? ये सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। जब आप सुबह उठकर चाय या कॉफी का चुनाव करते हैं, तो क्या ये वास्तव में आपका निर्णय है, या फिर ये पहले से ही तय था कि आप क्या चुनेंगे? कल्पना करिए कि आप एक शांत कैफे में बैठे हैं, मेन्यू आपके सामने खुला है और आप उस पल को महसूस कर रहे हैं जब आपका मन किसी एक ऑप्शन की तरफ झुकता है। क्या ये मोमेंट वास्तव में आपकी चॉइस का है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आइए इस रहस्य में यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि हमारी चेतना, हमारे निर्णय और हमारी जिम्मेदारियां कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिबर्टेरियन फ्री विल की। ये दर्शन कहता है कि हमारी चेतना किसी भी कारण से स्वतंत्र है। इसके अनुसार हमारा मन एक ऐसा कारक है जो खुद किसी और चीज का परिणाम नहीं है। यानी हम वो हैं जो अपने निर्णयों के मूल कारण हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर पिज्जा या पास्ता में से कुछ चुनते हैं, तो ये चॉइस पूरी तरह से आपकी है, किसी पूर्व निर्धारित कारण का नतीजा नहीं। इस फिलॉसफी के अनुसार हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कॉजेशन की चेन को तोड़ सकती है,
जैसे एक पत्थर पानी में गिरकर रिपल्स बनाता है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग आइडिया है, क्योंकि ये हमें अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। हमारे हर डिसीजन में जेन्युइन क्रिएटिविटी और न्यूनेस है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर हमारी स्वतंत्र इच्छा वास्तव में अनकॉज्ड है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये फ्रीडम कहाँ से आई? क्या ये जन्म से ही हमारे साथ है या फिर ये किसी डिवाइन सोर्स से मिली है? ये सवाल आज भी फिलोसफर्स को परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी सोल का हिस्सा है, जबकि दूसरे इसे कॉन्शियसनेस की एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी मानते हैं। ये क्वेश्चन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम बच्चों को देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा भी चॉइसेस बनाता है। वो रेड शर्ट चाहता है, ब्लू नहीं। लेकिन क्या उसकी ये चॉइस वास्तव में अनकॉज्ड है या फिर ये उसके जेनेटिक मेकअप, एनवायरनमेंट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है? ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। अब आते हैं कंपैटिबिलिज्म पर। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है जो कहता है कि स्वतंत्रता और डिटर्मिनिज्म दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अनुसार भले ही हमारे एक्शंस पहले से डिटर्मिन्ड हों, फिर भी हम फ्री हो सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब कंपल्शन और वॉलंटरी चॉइस के बीच के अंतर में छुपा है। जब आप किसी की गन पॉइंट पर पैसे देते हैं तो ये कंपल्शन है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं और आप सिर्फ सरवाइव करना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से चैरिटी में डोनेशन देते हैं तो ये वॉलंटरी है। आप काम हैं, आपने सोच समझकर डिसीजन लिया है और आप अपनी वैल्यूज के अनुसार एक्ट कर रहे हैं। कंपैटिबलिस्ट्स कहते हैं कि भले ही दोनों सिचुएशंस में आपके ब्रेन की केमिस्ट्री पहले से डिटरमिन्ड हो, लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप अपनी डिजायर्स के अनुसार एक्ट कर रहे हैं। यही फ्रीडम है, अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने की क्षमता, भले ही वो इच्छाएं खुद डिटरमिन्ड हों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक बुक स्टोर में हैं और आपको मिस्ट्री नॉवेल्स पसंद है। जब आप एक अगाथा क्रिस्टी की बुक पिक करते हैं तो ये चॉइस आपकी पास्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, आपके टेस्ट और आपके करंट मूड से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन फिर भी ये आपकी ही चॉइस है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको कंपेल नहीं कर रही। यही कंपैटिबिलिज्म का एसेंस है। अब साइकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। हमारे डिसीजंस पर कंडीशनिंग का बहुत गहरा प्रभाव होता है। बचपन से लेकर अब तक के एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स और अनकॉन्शियस ड्राइव्स हमारे चॉइसेस को शेप करते हैं। जब आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड का सोप खरीदते हैं तो क्या ये वास्तव में कॉन्शियस चॉइस है या फिर इयर्स की एडवर्टाइजिंग और कंडीशनिंग का रिजल्ट है? साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारे बहुत से डिसीजंस अनकॉन्शियस लेवल पर होते हैं। हम अक्सर ये नहीं जानते कि हमने कोई पर्टिकुलर चॉइस क्यों की। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी-कभी आप कुछ करने के बाद सोचते हैं कि मैंने ये क्यों किया? ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी अवेयरनेस अक्सर हमारे एक्शंस के बाद आती है, पहले नहीं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में काउंटलेस मेमोरीज, फियर्स, डिजायर्स और पैटर्न स्टोर्ड हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ये सभी फैक्टर्स बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस इतनी फास्ट और कॉम्प्लेक्स है कि हमारा कॉन्शियस माइंड इसे फुली ट्रैक नहीं कर पाता। हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट को एक्सपीरियंस करते हैं और सोचते हैं कि हमने कॉन्शियसली चूज किया है। न्यूरोसाइंस ने इस डिबेट में एक नया ट्विस्ट ऐड किया है। फेमस साइंटिस्ट बेंजामिन लिबिट के एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि ब्रेन एक्टिविटी कॉन्शियस डिसीजन से कुछ मिलीसेकंड्स पहले शुरू हो जाती है। यानी हमारा ब्रेन पहले डिसाइड करता है और फिर हमें लगता है कि हमने डिसीजन लिया है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि फ्री विल शायद सिर्फ एक पोस्ट हॉक नरेटिव है, एक कहानी जो हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बनाते हैं। लिबिट के एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को अपनी रिस्ट मूव करनी थी जब भी उनका मन करे। ब्रेन स्कैन से पता चला कि ब्रेन एक्टिविटी मूवमेंट से 500 मिलीसेकंड्स पहले शुरू हो जाती थी, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को लगता था कि उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया है। ये फाइंडिंग बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसने फ्री विल की पूरी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन कर दिया है। हालांकि लिबिट खुद कहते थे कि हमारे पास फ्री वॉन्ट की पावर है, यानी हम लास्ट मोमेंट में अपने एक्शन को वीटो कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो सजेस्ट करता है कि शायद हमारी फ्रीडम इनिशिएशन में नहीं बल्कि इनहिबिशन में है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है, क्या चॉइसेस हमारे ईगो द्वारा की जाती हैं या फिर वे सिंपली अकर होती हैं?
जब आप मेडिटेशन करते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि थॉट्स आती और जाती रहती हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ विटनेस कर रहे हैं। तो फिर क्या हमारे डिसीजंस भी इसी तरह सिंपली अराइज होते हैं और ईगो बाद में उनका ओनरशिप ले लेता है? ये पर्सपेक्टिव बहुत प्रोफाउंड है। अगर आप क्वाइटली बैठ के अपने माइंड को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि थॉट्स, फीलिंग्स और इंपल्सेस कॉन्टिन्यूसली अराइज हो रहे हैं। आप इन्हें क्रिएट नहीं कर रहे, ये सिंपली अपीयर हो रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया ये स्टेटमेंट कितना एक्यूरेट है। शायद ये ज्यादा एक्यूरेट होगा कि 8 डिसीजन अरोज और मैंने उसे एक्सपीरियंस किया। अब बात करते हैं फेट की। फेट को अक्सर एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट की तरह समझा जाता है, लेकिन शायद ये सिर्फ कंस्ट्रेंट्स की तरह है। हमारे सर्कमस्टेंसेस फिक्स्ड हो सकते हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारे पेरेंट्स कौन हैं, हमारी जेनेटिक मेकअप क्या है, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस के भीतर हमारे रिएक्शंस ओपन हैं। आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, ये सर्कमस्टेंस है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे या काम रहेंगे, ये आपका चॉइस है। ये पर्सपेक्टिव बहुत लिबरेटिंग है। ये कहता है कि भले ही हम अपने एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इंटरनल रिस्पॉन्सेस को चूज कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, ने कहा था कि एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में भी हमारे पास एटीट्यूड चूज करने की फ्रीडम होती है। उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में देखा कि कुछ लोग अपनी ह्यूमैनिटी मेंटेन कर पाए, जबकि दूसरे बिटर हो गए। ये डिफरेंस उनके इंटरनल चॉइस में था। फ्रैंकल का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हमारी अल्टीमेट फ्रीडम सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने रिस्पॉन्स को चूज करने में है। ये एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन है। आप अपनी जॉब लूज कर सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सब एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, लेकिन आप इन इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इनसे कैसे कोप करते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर एक क्रिमिनल का बिहेवियर उसकी जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग और ब्रेन केमिस्ट्री का रिजल्ट है, तो क्या हम उसे पनिश कर सकते हैं? ये सवाल हमारे पूरे मॉरल और लीगल सिस्टम को हिला देता है। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि भले ही अल्टीमेट फ्री विल ना हो, फिर भी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चाहिए। पनिशमेंट का पर्पस रिवेंज नहीं, बल्कि रिहैबिलिटेशन और डिटरेंस होना चाहिए। अगर हम समझ जाएं कि क्रिमिनल बिहेवियर के बिहाइंड क्या फैक्टर्स हैं, तो हम उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। ये अप्रोच ज्यादा कंपैशनेट और इफेक्टिव है। इंस्टेड ऑफ सिंपली पनिशिंग, हम अंडरलाइंग कॉजेज को समझने और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, पॉवर्टी, ट्रॉमा, एडिक्शन, ये सब फैक्टर्स क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इन्हें ट्रीट करें तो हम क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि मोरालिटी का बेस एम्पैथी और कंपैशन में है, फ्री विल में नहीं। जब हम समझते हैं कि हर पर्सन अपने सर्कमस्टेंसेस का प्रोडक्ट है, तो हमारे अंदर नेचुरली कंपैशन आता है। ये अप्रोच पनिशमेंट से ज्यादा हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करती है। ये पर्सपेक्टिव हमें अपने डेली इंटरैक्शंस में भी हेल्प करता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ रूडली बिहेव करता है, तो इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली एंग्री होने के, आप सोच सकते हैं कि शायद उसका बैड डे हो रहा है या उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्स को सॉफ्टर बना देती है। ये डिबेट आज भी कंटिन्यू है और शायद कभी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन इस एक्सप्लोरेशन की जर्नी में ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे हमारे पास अल्टीमेट फ्री विल हो या ना हो, हमारे चॉइसेस मैटर करते हैं। हमारे डिसीजंस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं और हमारी अवेयरनेस इन प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। शायद सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि हम अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें, लेकिन साथ ही अपनी पॉसिबिलिटीज को भी एम्ब्रेस करें। हम अपने कंडीशनिंग को समझें, अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें और जहां पॉसिबल हो कॉन्शियस चॉइसेस बनाने की कोशिश करें। यही है हमारी फ्रीडम, परफेक्ट कंट्रोल नहीं, बल्कि ग्रोइंग अवेयरनेस और कंपैशनेट रिस्पॉन्स। अंत में ये जर्नी हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल रियलाइजेशन तक ले जाती है। चाहे हमारे चॉइसेस डिटर्मिन्ड हों या फ्री, हमारा एक्सपीरियंस रियल है।
हमारी फीलिंग्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे ड्रीम्स, ये सब मीनिंगफुल हैं। और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व न कर पाएं, लेकिन हम इसे लिव कर सकते हैं, ग्रेस, अवेयरनेस और कंपैशन के साथ।